वो मैं घर जाकर नहा लूंगा ना तो ये रेशे जिस्म से उतर जाएंगे। पर इतनी सर्दी में नहाने की क्या जरूरत है बेटा? देखो, शाम होते ही मौसम अचानक सर्द हो गया है। हालांकि अभी तो अक्टूबर है, ऐसे मौसम में नहाकर बीमार पड़ सकते हो। ये तो अब आदत है खाला जी। रेशों से उलझन होती है ना तुम्हें? ठहरो, मैं तुम्हें इसका हल बताती हूँ। बेगम साहिबा ने मुलाजमा को आवाज दी। मुलाजमा चंद लम्हों में हाजिर हो गई। आड़ू के दरख्तों पर अगर कुछ गोंद लगी हो तो थोड़ी सी ले आओ। मुलाजमा ने कतरे हैरानी और अचंभे से बेगम को देखा, जैसे बेगम की बात उसे अजीब लगी हो। जाओ भी, जरा ले आओ। थोड़ी देर बाद मुलाजमा आड़ू की दरख्त से ली गई गोंद ले आई। बेगम साहिबा ने वो गोंद हाथ में लेकर मसलना शुरू की और उसका एक नरम सा गोला बनाने लगी। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो और अपनी कमीज उतार दो। बेगम साहिबा के लहजे में ऐसा रोब था कि इनकार मुमकिन न था। हुस्नी ने वैसा ही किया जैसा बेगम साहिबा ने कहा। एक छोटे बच्चे की तरह कुछ झिझकते हुए उसने अपनी रुई से भरी कमीज उतार दी। बेगम साहिबा ने आड़ू की गोंद का नरम गोला लेकर हुस्नी के जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता फेरना शुरू किया। ये गोंद तुम्हारे जिस्म पर लगे तमाम रुई के रेशे चिपका लेगी और तुम्हें इस सर्द मौसम में नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। और हाँ, फिक्र ना करो, ये गोंद तुम्हारे जिस्म से चिपकेगी नहीं। बेगम साहिबा के मुंह से ये कहे गए अल्फाज उन्हें माजी में ले गए। सारे रेशे गोंद से चिपक जाएंगे हबीबुल्ला, और तुम्हें इतनी सर्दी में नहाना भी नहीं पड़ेगा। और हाँ, फिक्र भी मत करो, गोंद तुम्हारे जिस्म से नहीं चिपकेगी। अच्छा जी, क्या बात है? हबीबुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने ऊपर झुकी दरख्शां के बालों की लट से खेलने लगा। दरख्शां कुछ शर्मा गई। आड़ू की गोंद की गोल गेंद हबीबुल्ला के कंधे से घुमाते उसके सीने पर आते दरख्शां के हाथ कुछ कपकपाने लगे थे। हबीबुल्ला की सुनहरी मूछें धूप में चमक रही थीं। सुनहरी रुआं उसके पूरे सीने पर फैला हुआ था। कहाँ से सीखा है ये तुमने दरख्शां? जिनसे मोहब्बत होना तो उनकी आसानी के लिए इंसान नई नई चीजें सीखता रहता है। मोहब्बत? हबीबुल्ला ने उसके लफ्ज को दोहराया था और फिर उठकर बैठ गया। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? मैं तो उस ख्वाब को भी संभाल कर रख लेती हूँ हबीबुल्ला, जिसमें तुम नजर आ जाते हो। ओह, अब इस आड़ू की गोंद को ना संभाल लेना दरख्शां, पर मैं फेंकूंगी भी नहीं, दरख्शां ने कहा और हबीबुल्ला ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में जुगनू जगमगा रहे थे। सनोबर के दरख्त के पत्ते उन दोनों पर गिर रहे थे। चंद लम्हों बाद घास पर लेटी दरख्शां ने सनोबर की शाखों को देखते हुए सोचा था कि उनका रिश्ता भी इसी सनोबर की तरह रहेगा, मजबूत और तनावर, कभी न टूटने वाला, कभी न कटने वाला। लेकिन कितनी गलत थी वो, कितनी ज्यादा। भूल गई थी कि ऊंचे दरख्त आंधियों में ज्यादा कमजोर साबित होते हैं और तने सिर्फ आरी से ही तो नहीं कटते ना। सेराबी में गफलत की जाए तो खुद बखुद ही खोखले हो जाते हैं। मोहब्बत के नाम का अमृत पीने वाले हबीबुल्ला ने न जाने क्यों तमा का प्याला चुन लिया। जिस रुई के कारखाने में वो काम करता था, उसके मालिक की बेटी से शादी करके वो कारखाने का मालिक बन गया और दरख्शां के पास आड़ू की वो गोंद ही बची जो आखिरी बार हबीबुल्ला के जिस्म से मस हो चुकी थी। ये वाहिद खजाना और हबीबुल्ला के नाम की बदनामी लेकर वो सारी जिंदगी अपने बाप के घर बैठी रही। गोंद को दरख्त का जख्म भी कहा जाता है बेटा, लेकिन देखो कुदरत के काम, जख्म किसी और के हिस्से में आते हैं और राहत किसी और के हिस्से में। एक आंसू हुस्नी की पुश्त पर गिरा था और उसकी पुश्त जैसे जलने लगी। गोंद को अपने घर ले जाओ बेटा, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल हो सकती है। और हाँ, कमीज और स्वेटर झटक कर पहन लेना। बेगम साहिबा न जाने क्यों आंसू साफ करती अंदर को भागी। हुस्नी एक फरहत बख्श एहसास से चौंका। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी माँ उसके जिस्म से रुई के रेशे साफ कर रही हो, अपनायत से, मोहब्बत से। ये सिलसिले मुख्तसर होने के बावजूद भी बहुत तवील थे। बेगम साहिबा के कहने के मुताबिक कमीज और स्वेटर झटक कर पहनकर वो घर से बाहर निकला था। हुस्नी वापस जब अपने घर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। उसका बाप हबीबुल्ला कमरे में खांस रहा था। हुस्नी को दाखिल होता देखकर उसने अपनी खांसी जब्त कर ली। हुस्नी उसकी खांसी से बहुत परेशान हो जाया करता था। नहाने के लिए पानी गर्म करूं बेटा क्या? नहीं बाबा, इसकी जरूरत नहीं। असल में मुलाजिम नहीं था तो मुझे एक बेगम साहिबा के घर लिहाफ देने के लिए जाना पड़ा। पता है बाबा उन्होंने क्या किया? उन्होंने आड़ू की गोंद से मेरे जिस्म पर चिपके रुई के रेशों के साथ माँ की जुदाई के जख्म भी भर दिए हैं बाबा। हुस्नी ने आड़ू की गोंद अपने बाप हबीबुल्ला की तरफ बढ़ाई और हबीबुल्ला ने गोंद को ऐसे पकड़ लिया जैसे दहकता लावा। खाना गर्म करते हुए हुस्नी गुनगुनाने लगा था। जिंदगी में पहली बार उसने एक माँ के हाथों का लम्स महसूस किया था। आड़ू की गोंद हाथ में पकड़े हबीबुल्ला इतनी बुरी तरह से खांस रहा था जैसे आज इसी खांसी की वजह से मर जाना चाहता हो। और दूर पहाड़ की ऊंचाई पर आड़ू के दरख्तों से घिरे बड़े से घर की खिड़की में खड़ी दरख्शां आंखों में आंसू लिए डूबते सूरज को देख रही थी।
مالی ہے کیا؟ کہو کہ درختوں کا کچھ علاج سوچے. آخر درختوں کے یہ زخم جاتے کیوں نہیں ہیں؟ درخشا کی آنکھیں چپ چپی ہونے لگی تھیں، جیسے آنکھوں میں گوند اگ گئی ہو.